दोस्तों, पिछले कुछ सालों से नासा बहुत घबराया हुआ है और डरने का सबसे बड़ा रीजन है हमारा सन से निकलने वाली सोलर सुपर स्टॉर्म, जिन्हें सोलर फ्लेयर या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है, नासा के होश उड़ा रखे हैं। इस डर की शुरुआत साल 1859 में कैरिंगटन इवेंट से हो गई थी। साल 1859 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन की एक्टिविटीज और बिहेवियर को अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी सन से निकली एक तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। दरअसल उस वक्त उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सोलर स्टॉर्म को ऑब्जर्व किया था। दोस्तों, सन से निकली इन सोलर सुपर स्टॉर्म की वजह से अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ साथ इक्वेटर पर भी कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एरोराज फॉर्म हुए, जिन्होंने आसमान को रंगीन बना दिया। इतने बड़े जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के होने से लंदन में क्यू ऑब्जर्वेटरी के मैग्नेटिक सेंसर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस को मेजर किया था। रिचर्ड कैरिंगटन, जिन्होंने सबसे पहले इस सोलर स्टॉर्म को ऑब्जर्व किया और दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, उनके नाम पर इसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाने लगा, जो किसी भी ह्यूमन के द्वारा दुनिया में देखे जाने वाला पहला सोलर या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था। दोस्तों, 1859 में दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नई इंट्रोड्यूस हुई थी। उस समय बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टेलीग्राम ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। 1859 में सन से निकली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका में यूज होने वाली टेलीग्राफिक मशीन खुद ब खुद न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग तक मैसेजेस सेंड करने लगे थे। इस कैरिंगटन इवेंट की वजह से अमेरिका में कई टेलीग्राम लाइंस में इलेक्ट्रिक ओवर वोल्टेज के कारण स्पार्किंग हो गई और अमेरिका के आधे से भी ज्यादा टेलीग्राफिक स्टेशंस को तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज हमारी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली एनर्जी कंजम्पशन 1859 के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक है। तो क्या होगा अगर यही कैरिंगटन इवेंट दोबारा आज के समय में देखने को मिले? दोस्तों, साल 2012 में नासा ने सन से निकली एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म को ऑब्जर्व किया, जो इनके स्टीरियो ए यानी सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट से टकराया था। लेकिन जब ये सोलर स्टॉर्म अर्थ के ऑर्बिट से गुजरा तो हमारी अर्थ वहाँ पर मौजूद नहीं थी और ये स्टॉर्म हमें हिट करने से मिस कर गई। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा ही कोई पावरफुल सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हमारी अर्थ से टकरा जाए और हमें इसके क्या क्या कंसेक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे? लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सोलर स्टॉर्म्स आखिर सन में बनते कैसे हैं। सन में बनने वाले इन सोलर फ्लेयर के पीछे एक CME फेनोमेना होता है, जिसे कोरोनल मास एजेक्शन कहते हैं। दोस्तों, हमारा सन सॉलिड न होकर एक जाइंट प्लाज्मा का स्फीयर है जो गर्म गैसेस से बना हुआ है। इसलिए सूरज के अलग अलग पार्ट्स इक्वेटर से लेकर पोल्स तक सभी अलग अलग स्पीड में घूमते हैं। सन का एक रोटेशन पूरा करने में इक्वेटर 25 दिन और पोल्स 35 दिन का वक्त लेता है। इसी रोटेशनल डिफरेंस की वजह से सन में लाखों करोड़ों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जाल क्रिएट होता है और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सन की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से रबर बैंड की तरह ट्विस्ट और टैंजल हो जाती है। इन्हीं ट्विस्टेड और टैंजल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा ट्रैप हो जाता है, जिसे कोरोनल लूप्स कहा जाता है। सन में बने हुए इन कोरोनल लूप्स में प्लाज्मा ठंडा होकर लिक्विड प्लाज्मा की बारिश करवाता है और कभी कभी इन्हीं कोरोनल लूप्स में एक्सट्रीमली हॉट आयोनाइज्ड प्लाज्मा ब्लास्ट कर जाता है और यही हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स स्पेस में दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिन्हें सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, सन को ऑब्जर्व और उसकी एक्टिविटीज को प्रेडिक्ट करने के लिए नासा और कई अलग अलग देशों ने, इवन इंडिया ने भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स को सन की तरफ भेजा। अमेरिका ने 1960 से लेकर 1969 तक पायनियर 5, 6, 7, 8, 9 और पायनियर ई सैटेलाइट्स को सन की तरफ भेजा था। इसके अलावा स्टीरियो ए, स्टीरियो बी, पार्कर सोलर प्रूब और सोलर ऑर्बिटियर जैसे सैटेलाइट भी भेजे। साल 2022 में CUPS नाम का सैटेलाइट भेजा गया, जो सन के पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने का काम करती है। हाल ही में 2 सितंबर 2023 को इंडिया की तरफ से आदित्य L1 को सन के कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया। इन सभी सैटेलाइट्स को सन पर भेजने का सबसे बड़ा रीजन है सन के एटमॉस्फेयर, जिसमें क्रोमोस्फेयर और कोरोना भी होता है, इन्हें ऑब्जर्व करना, क्योंकि सन सोलर विंड के थ्रू लगातार खतरनाक हाईली चार्ज पार्टिकल्स को स्पेस में एमिट करता रहता है, जो स्पेस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये सैटेलाइट्स सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास एजेक्शन जैसे सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। वैसे सन को सैटेलाइट्स के
जरिए मॉनिटर करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सन से दूरी के मामले में अर्थ तीसरा सबसे पास का प्लैनेट है। तो अगर सन की अनकंट्रोलेबल रिएक्शन की वजह से कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकराता है तो इसके बहुत भयंकर कंसेक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अर्थ की लिविंग स्पीसीज भी खतरे में आ सकती है। CME से निकले हुए सोलर स्टॉर्म्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से टकराती है तो ये अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को कंप्रेस करने के साथ साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से मर्ज भी कर जाती है। ये हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में ट्रैप होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर पर डेंजरस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा कर देती है। इन खतरनाक स्टॉर्म्स की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2022 में एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट ने 12,000 सैटेलाइट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की चपेट में आकर स्टारलिंक की 40 सैटेलाइट्स आग के गोले में तब्दील होकर क्रैश कर गई। दोस्तों, इन सोलर स्टॉर्म्स में हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं जो सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को डैमेज कर देती है। इस इंसिडेंट से ये बात साफ जाहिर होती है कि कोई बड़ा और स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म अर्थ पर आकर हमारी सभी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पेस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस में इस जानलेवा स्टॉर्म की चपेट में आकर इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि स्पेस में बिना किसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन स्टॉर्म्स का असर एक्सट्रीम लेवल पर होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से G5 लेवल का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हमारी सभी स्पेस सैटेलाइट्स को बुरी तरह डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबली इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इतना तो तय है कि पूरे वर्ल्ड में हर तरह का बिजनेस मार्केट जो आज की तारीख में इंटरनेट पर डिपेंड है, यहाँ तक कि बैंकिंग सिस्टम भी ठप पड़ जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट डाउन हो जाए तो ग्लोबली $43 बिलियन यानी 4,300 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। दुनिया की सभी सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय होने पर ग्लोबल GPS सिस्टम भी खत्म हो जाएगा और इसका भारी असर हमारी एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर देखने को मिलेगा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आसमान में ट्रैवल कर रहे सभी एयरप्लेन्स का GPS सिस्टम इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से अचानक बंद पड़ जाए तो उन सभी पायलट्स के पास अपनी लोकेशन और सराउंडिंग एयर स्पेस की लिमिटेड इंफॉर्मेशन रह जाएगी। ऐसे में कुछ एयरप्लेन्स आपस में ही कोलाइड करके क्रैश कर जाएंगे और बाकी बचे हुए प्लेन्स सही रनवे को ऑन टाइम लोकेट नहीं कर पाएंगे और फ्यूल की कमी की वजह से क्रैश कर जाएंगे। इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट होने पर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सभी एयरप्लेन्स का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, जो एक बड़े डिजास्टर का कारण बनेगा। GPS और रेडियो ट्रांसमिशन के बंद होने पर पूरी दुनिया में हर तरह का इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, जिसका सीधा असर सभी देशों की आर्मी पर भी पड़ेगा, फिर चाहे वो हिमालय की चोटी पर हो या पनडुब्बी के अंदर समुद्र के गहरे पानी में। दोस्तों, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से दुनिया की सभी पावर ग्रिड ओवर वोल्टेज की वजह से डैमेज हो जाएगी। पूरा वर्ल्ड ब्लैकआउट की वजह से स्टोन एज में चली जाएगी। आज की तारीख में पूरी वर्ल्ड की एनुअल पावर कंजम्पशन 13 टेरावाट यानी 10 to the power 12 वाट्स है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ह्यूमन लाइफ को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। इस तरह के ब्लैकआउट का असर सीधा हमारे हॉस्पिटल्स में भी पड़ेगा। इस बात को एक इंसिडेंट से समझते हैं। मार्च 2019 में वेनेजुएला में 5 दिनों के लिए नेशन वाइड पावर ब्लैकआउट हो गया था। उस दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ के हॉस्पिटल्स में हुई थी। वेनेजुएला के एक हॉस्पिटल में 5 दिनों में लगभग 26 पेशेंट्स मारे गए। हॉस्पिटल में सिचुएशन इतनी खराब थी कि बिजली ना होने की वजह से डॉक्टर्स मरीजों का इलाज मोबाइल के फ्लैश लाइट से कर रहे थे। मरने वालों में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनकी किडनी फेल हो गई थी और वो वाइटल डायलिसिस ट्रीटमेंट पर थे। कुछ मेजर इंजरीज वाले पेशेंट्स भी थे जिनके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए लाइट की जरूरत थी। दोस्तों, हॉस्पिटल के उस अंधेरे में कई महिलाओं ने सिर्फ मोबाइल के टॉर्च लाइट के सहारे बच्चों को जन्म दिया। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से जब वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो गया तो वेंटिलेशन पर मौजूद पेशेंट्स को जिंदा रखने के लिए नर्सेस और डॉक्टर्स को आर्टिफिशियल रबर लंग्स को हाथों से दबाकर पेशेंट्स को जिंदा रखना पड़ा था। इसके अलावा 9-10 मंजिली इस बड़े हॉस्पिटल में कई ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस भी थे जिनकी जरूरत मरीजों को बचाने के लिए होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से लिफ्ट बंद पड़ चुकी थी और उन डिवाइसेस को सीढ़ियों से 9 मंजिल ऊपर से नीचे लेकर जाना मुश्किल था। दोस्तों, अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट
ब्लैकआउट हो गई तो पूरी दुनिया भर के हॉस्पिटल्स की हालत इससे भी बुरी हो जाएगी। आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स, डायलिसिस ट्रीटमेंट और वेंटिलेशन सिस्टम पर डिपेंड पेशेंट्स सबसे पहले मारे जाएंगे। इसके अलावा ब्लैकआउट की वजह से दुनिया की सभी रेलवेज बंद पड़ जाएगी। लोगों के घरों तक वाटर सप्लाई भी कट जाएगी। इस भयानक सोलर स्टॉर्म के वक्त अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आप स्किन कैंसर और इंस्टेंट ब्लाइंडनेस का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, NOAA ने बताया है कि स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर SWPC के अकॉर्डिंग 25वां सोलर साइकिल इस साल यानी 2024 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पीक पर रहेगा। इस वक्त सनस्पॉट की मैक्सिमम संख्या 137 से 173 के बीच होगी। दोस्तों, ये सनस्पॉट CME बनने की वजह से ही बनते हैं, मतलब सनस्पॉट के नंबर बढ़ना यानी कि CME की क्वांटिटी बढ़ना। अभी हाल ही में नासा ने जुलाई 2025 में एक बहुत बड़े जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के धरती से टकराने की भविष्यवाणी की है, जो ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन को ट्रिगर कर सकता है। अगर सच में ऐसा हुआ तो आपका अगला एक्शन क्या होगा और आप इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।